आज दुनिया भर में लोगों में डर है। क्या तीसरा महायुद्ध होगा, रिसेशन यानी मंदी आएगी, नौकरियां जाएगी, इबोला आएगा, लॉकडाउन होगा। ये सब कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हर सिचुएशन के लिए आर्थिक रूप से तैयार रहने का काम हम जरूर कर सकते हैं। इसी विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है चार्टर्ड अकाउंटेंट तन्मयी घोलप। तन्मयी बिजनेस एडवाइजरी और फाइनेंस के विषय में काम करती है, लेकिन रिस्क असेसमेंट करने में उनका अभ्यास है। हेलो तन्मयी। हेलो श्रद्धा। तन्मयी, आज का वातावरण हम जो बाहर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। तो इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न यही है, कहीं नौकरियां जा रही है, कहीं नई नौकरियां नहीं मिल रही, लॉकडाउन हो रहा है, तो इस सब में ये क्या मंदी आने का संकेत है? अरे बाप रे, ओके। जी, आपने सही कहा तो है कि ब्रेकिंग न्यूज़ हर बार है, हर जगह है, हर मिनट आती है। और अभी हम भी बैठे हैं तो फ़ोन बस हो ही रहा है, तो ब्रेकिंग न्यूज़ तो चल रही है। बट अनसर्टनिटीज़ जो हेडलाइन में आती है, अनसर्टनिटी सिर्फ अटेंशन कैप्चर करती है। अनिश्चितता जो हम बोलते हैं, तो वो असल में क्या होती है ये हमको अंडरस्टैंड करना होता है पहले। अगर हम रिस्क की बात करें, मतलब रिस्क एडवाइजरी में हम बात करते हैं, तो रिस्क और फियर ये दो अलग चीज़ें हैं। ये इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। रिस्क को हम नाप सकते हैं, अगर हमने उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो उसको एड्रेस भी कर सकते हैं कि कुछ ना करना भी एक रिस्क का रिस्पॉन्स होता है। बट फियर को क्या है? डर है। डर तो सिर्फ एम्पलीफाई होता है और हमें कुछ पता नहीं होता, इसीलिए हम डरते हैं। और वो स्वाभाविक भी है। आपने जो बोला कि अभी लॉकडाउन की बातें चल रही है, इबोला है, या फिर वॉर के बारे में चल रहा है। पेट्रोल का तो मतलब उधर चल रहा है वॉर, बट हमारे पेट्रोल पंप पे बातें हो रही है ना, मतलब हमको हमारा पैसा ज़्यादा जा रहा है। तो ये सब एड्रेस करना मुश्किल है, बट उसको अरेंज करना चाहिए पहले कि हमको डायरेक्टली क्या अफेक्ट करने वाला है। तो रिस्क असेसमेंट में हम कंपनियों को भी यही बोलते हैं कि आप खुद के लिए असेस करो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट क्या करने वाला है। ऐसा नहीं है कि हर बड़ी खबर आपको अफेक्ट करेगी। हर बड़ी खबर हर बार एक बड़ा खतरा नहीं हो सकती। छोटी सी छोटी चीज़ भी एक बड़ी रिस्क बन सकती है। तो पैनिक नहीं करना है सिचुएशन में। पहले तो पैनिक में लिए हुए डिसीजन तो मतलब फेल ही जाते हैं, तो नोबडी वुड रेकमेंड दैट, राइट? सो सिचुएशन के लिए असेस करना और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना, यही हम रेकमेंड करते हैं हर बार। तो वैसे ही अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो हर एक सिचुएशन को लेके हम देखते हैं कि अगर वो हमको, मतलब एक इंडिविजुअल या फिर कोई छोटा बिजनेस करने वाला है, उसको कैसे अफेक्ट करेगा और उसने क्या इंश्योर करना चाहिए कि मुझे मेरा रिस्क कम करना है, और ये सब नॉइज़ में मेरा फोकस क्या होना चाहिए। तो डर आया, सिचुएशंस आए, तो पहला नाम मंदी ही आता है, जो आपने सही कहा। लेकिन देखो ना कि मुझे मंदी का पूरा डेफिनेशन पता नहीं है। मंदी का डेफिनेशन फाइनेंस के एक्सपर्ट्स ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से क्या है कि मतलब लोगों के हिसाब से क्या है, नौकरियां जाना, महंगाई बढ़ जाना, तो उनके लिए तो ये मंदी है। लेकिन फाइनेंस के विषय में इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे कि किसे कहते हैं अब मंदी आई है, ऐसे ये कब कहते हैं? अच्छा, सो ये आपने बहुत सही बोला है कि ये बहुत प्रैक्टिकल मैट्रिक्स है जो हम बोल सकते हैं कि मंदी क्या है। तो ये सही बात है कि कोई भी इकोनॉमी में अगर थोड़ा स्लो डाउन आया है, उसका ग्रोथ रेट कम हो रहा है, या फिर जॉब जा रही है, जॉब जाना तो मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल, आम आदमी को रिलेट करने वाला टॉपिक है कि हाँ, जॉब गई, बेरोजगारी आई है, मतलब मिल भी नहीं रही है, चीज़ें महंगी हो रही है। तो ये इंडिकेटर है महंगाई के और मंदी के भी। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि मंदी आ रही है, बट डेफिनेशन क्या है जो हम इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, अभी डेफिनेशन समझना भी है, बट हम उसको ये बोल सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट स्लो डाउन इन द इकोनॉमी एक्टिविटी ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। अभी इसको नापना है तो द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल टू डिटरमाइन वेदर रिसेशन is occurring by economists
इसकी कंजिकेटिवली 2 क्वार्टर्स में अगर नेगेटिव जीडीपी आया तो हम बोलते हैं कि इसे एक कंट्री में रेसेशन आ रहा है, ये देश में रेसेशन आ रहा है। बट हर बार रेसेशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन ये भी अलग 2 चीज़ें हैं। इकोनॉमिक स्लोडाउन क्या होता है, जो अभी हम महसूस कर रहे हैं इसे हम मंदी तो नहीं बोल सकते। हिंदी में अगर फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड हम डेफिनेटली ऑप्ट करेंगे कि हम उसको मंदी बोलेंगे, बट इट इज़ नॉट रियली मंदी, इट इज़ इकोनॉमिक स्लोडाउन। अभी स्लोडाउन क्या है कि हाँ बाहर चल रहा है, बाहर युद्ध हो रहा है, रशिया यूक्रेन का पिछले साल से चल रहा है, अभी हमारा और मिडल ईस्ट में दूसरा युद्ध चल रहा है। तो इससे हम खुद कैसे अफेक्ट हो रहे हैं? पेट्रोल तो हमारा बढ़ रहा है ना, इधर लोकल पेट्रोल पंप पे प्राइस हम पे कर रहे हैं, तो ये मंदी का लक्षण है, बट ये मंदी ही नहीं है। दैट इज़ नॉट द ओनली इंडिकेटर, देर आर लॉट मेनी अदर फैक्टर्स दैट वी कैन एड्रेस। अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं, सबको लगता है कि हाँ अभी नौकरी तो जा रही है, बट ये भी आम आदमी को रिलेट करने वाला ही एक इंडिकेटर है मंदी का। ओके 2000 इससे पहले 2008 में मंदी आई थी, तो उस टाइम क्या कारण थे और इस टाइम भी वही कारण हो सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है, मतलब आपने क्या एनालाइज किया है उसके बारे में? अच्छा ओके 2008 की मंदी का कारण एक्चुअली प्रॉपर हिंदी में बात करें तो वित्तीय संस्था में एक लूपहोल था, इसीलिए हो गया था। ये शुरुआत हुई अमेरिका में जहाँ पे एक्सेसिव लेंडिंग किया गया। अभी एक्सेसिव लेंडिंग क्यों किया गया? क्योंकि रिस्क असेसमेंट नहीं किया गया था, क्रेडिट असेसमेंट नहीं किया गया था। जिसको हम पैसा दे रहे हैं क्या वो हमको पैसा लौटा सकता है, इसकी जांच की नहीं गई थी। पर ये सब बैंक के ऊपर आया था, इसीलिए सबसे ज़्यादा हाउसिंग बबल हो गया था, हाउसिंग लोन्स दिए गए थे। और उसके बाद जो पैसा कोई भी पैसा लौटा ही नहीं पा रहा है उनको, इसीलिए बैंक के ऊपर प्रेशर आ गया। अभी बैंक के ऊपर प्रेशर है तो आगे भी प्रेशर पास ऑन होगा, एंड दैट इज हाउ इट स्प्रेड टू द वर्ल्ड। ओके तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हमको इंडिया अगेन रिएक्टिव कंट्री है। इंडिया ने सीखा कि हाँ बैंक में प्रॉब्लम है, तो अभी इंडिया ने बहुत अच्छे पॉलिसीज बनाए। रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग के ऊपर बहुत काम किया गया है आरबीआई ने, कि हाउ एवरीबडी शुड असेस हाउ माई लेंडर इज। इसीलिए हम सबको अगर लोन लेना होता है तो हमको क्रेडिट असेसमेंट करना पड़ता है। अगर छोटे से छोटे व्यापारी को अगर लोन लेना होता है तो उसको ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट भी देना पड़ता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेचर भी लगता है कि हाँ उसकी बैलेंस शीट सही है। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई है उसमें। बट अगर हम बात करें कि ये तो लेंडिंग का हमने एड्रेस कर लिया, इंडिया ने एडॉप्ट भी कर लिया कि हाँ कि बैंक को रिस्क असेसमेंट करना है, एंड दैट लूपहोल इज नाउ एड्रेस्ड। बट हम सीखते हैं, अभी एग्जाम्पल ले, थोड़ा ऑफ टॉपिक है एग्जाम्पल, बट हम कैसे सीखते हैं इसका उदाहरण है। हाँ। कि अभी फ्यूजिटिव के ऊपर एक एक्ट आ गया, तो फ्यूजिटिव्स को टारगेट करने के लिए या फिर उनको वापस लाना है हमको, ये एक्ट नीरव मोदी वापस मतलब उधर बाहर जाने के बाद हमको लाना पड़ा, बिकॉज हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि एड्रेस कैसे करें। हाँ। आज मेरे पास प्रॉब्लम वैसा नहीं है जो प्रॉब्लम उस टाइम था, मे बी 10-12 साल, अभी 20 साल हो गए, तो वो प्रॉब्लम सब एड्रेस हो गए कि मेरा लूप होल एड्रेस हो गया। हाँ। आज मुझे विजिबिलिटी ही नहीं है कि मेरा प्रॉब्लम क्या होने वाला है। जियोपॉलिटिक्स है, सप्लाई चेन इशू है, या फिर एज इजी एज एनर्जी प्राइसेस। तो आम आदमी को भी पता नहीं रहता उसको एड्रेस क्या करना है। तो इसीलिए हम डर रहे, और डर रहे इसीलिए हम खर्चा नहीं कर रहे। तो मंदी जो हम उस पर हम लैंड करेंगे, तो मंदी क्या है? इट इज़ नॉट जस्ट अ मैट्रिक्स, एक नंबर नहीं है, बैलेंस शीट पे नहीं आती मंदी। मंदी इमोशन में स्टार्ट होती है। कि फॉर एग्जाम्पल हम डर क्यों रहे? अभी युद्ध उधर हो रहा है, पर मुझे इधर आज अगर मेरा बिजनेस है और मैं सोच रही हूँ कि हाँ मुझे एक्सपेंशन कर रहा है, तो हम थोड़ा तो डर रहे हैं ना कि क्या होगा, हाँ क्या होगा। पता नहीं। हाँ। अगर फॉर एग्जाम्पल 40 करोड़ का मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मशीनरी लेना है, तो मशीनरी लेना, बट मैं डर तो रही हूँ ना, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया और कुछ तो मैंने अगर नहीं किया, तो लेट्स अज्यूम मुझे डर है, मैंने नहीं किया इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो वो मशीन चलेगा नहीं, है ही नहीं ना, तो चलेगा कैसे? मशीन चलाने के लिए भी लोग नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। मशीन से जो प्रोडक्शन होगा
तो वो भी कम हो रहा है क्योंकि मैंने परचेज ही नहीं किया, तो मेरा कस्टमर भी इफेक्ट हो रहा है। इनसिक्योरिटी से मंदी शुरू हो रही है। हाँ, तो ये इमोशन है। तो ये चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है और फिर हमको रियलाइज होता है कि रेसेशन या फिर मंदी ये कॉन्फिडेंस की बात है। अगर कॉन्फिडेंस कम है तो स्पेंडिंग कम है, और स्पेंडिंग कम है तो वो चेन रिएक्शन चालू हो गया, एंड देन वी आर एट अ स्लो डाउन, जिसे हम मंदी बोल रहे हैं। ओके, आपने अभी ये कहा कि मंदी तो नहीं है लेकिन स्लो डाउन हो सकता है। तो ये स्लो डाउन किस किस वजह से हो रहा है? मतलब महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां नहीं मिल रही, इसके रीजंस क्या है ये सब होने के लिए? स्लो डाउन के लिए जैसे कि हम कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ मॉनिटर करने के लिए इंडिकेटर रहते हैं, ऐसे कि मतलब आप और मैं डिसाइड तो नहीं करेंगे ना, जैसे कि ये कोई आसान सवाल थोड़ी है कि कल बारिश होगी क्या। आप भी इसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। आप बोलोगे, आप बादल देखोगे कि अरे बादल तो नहीं है तो शायद बारिश नहीं होगी, और मैं बोलूँगी कि पर इधर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, दबाव फील हो रहा है मतलब हवा में, तो हो भी सकती है। तो आपका और मेरा पैरामीटर ही अलग है। जी। वैसे मंदी या फिर इन्फ्लेशन सबको एड्रेस करने के लिए पैरामीटर्स डिफाइंड है। मोस्ट कॉमन पैरामीटर हम जीडीपी बोलते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी के साथ और भी चीज़ें हैं जैसे कि परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक बहुत नया कॉन्सेप्ट आया है, नया इंडिकेटर है टेंटेटिवली। तो उसमें क्या हम करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को यूजुअली एनालिसिस करते हैं हम इससे, जिसमें 0 to 100 स्कोर आता है। जो भी स्कोर आएगा अगर 50 के ऊपर है तो हम बोलेंगे कि लास्ट क्वार्टर से या फिर लास्ट पीरियड ऑफ कंसिडरेशन से हम ऊपर है, इसलिए वी आर इन अ स्कोप ऑफ एक्सपांशन। अगर कम है तो रेसेशन में जाएंगे, नॉर्मल 50 आया तो कुछ भी नहीं, इट इज़ अ एक्सेप्टेबल रेंज। अगेन ये भी पैरामीटर है। और भी पैरामीटर आएगा जैसे कि यील्ड कर्व बोलते हैं हम, या फिर इंटरेस्ट रेट। अभी इन्वर्टेड यील्ड कर्व, ये तो बहुत ही स्टैटिस्टिकल बात हुई, बट इन्वर्टेड यील्ड कर्व आया तो हम बोलते हैं कि नहीं, ये रिसेशन का इंडिकेटर है। तो ये डिफाइन करने के लिए वी हैव लॉट ऑफ इंडिकेटर्स। अगेन IMF अभी है, अभी हम तो आपकी और मेरी बात हो ही नहीं रही, हमको पूछता भी नहीं है कोई, मिडिल क्लास है हम, तो हमको कोई पूछेगा नहीं। बट IMF ने बोला है कि अभी 2026 में वी आर हेडिंग फॉर अ स्लो डाउन अगेन। तो कॉशन उसने जारी किया है कि एवरीबडी शुड बी अवेयर कि ऐसा होने वाला है। लेकिन उन्होंने रीजंस क्या दिए, ये होने के कारण क्या बता दिए? कारण हम ऐसे बोल सकते हैं कि अभी खर्चा कम हो रहा है, अभी रूपी की वैल्यू कम हो रही है, रूपी फॉल हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ऐसा थोड़ी है कि लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज भी मेरे लिए मैं अगर कुछ इंपोर्ट करूँगी तो फॉर एग्जांपल $1 उसकी कीमत है तो $1 मुझे देना ही है, तो फिर मेरा पैसा जा किधर रहा है ना। तो ये ट्रांजैक्शन में 2 महीने पहले या फिर 1 साल पहले रूपी वॉज एट 85, अभी रूपी इज एट 95। तो 10 रुपए गए 1 साल में। मैं तो डॉलर में ही पैसे पे कर रही हूँ, बट माई वैल्यू इज गोइंग। सो वो अफेक्ट करेगा मुझे। अभी RBI अगेन रेपो रेट एडजस्टमेंट करेगा तो इट इज़ अ कंट्रोल मेजर, बट बेसिकली बाहर लोग ट्रांजैक्ट नहीं कर रहे ना, उनका मेन करेंसी क्या है? डॉलर है। तो डॉलर में ट्रांजैक्शन हो रहा है, रुपी में कोई ट्रांजैक्ट नहीं कर रहा। हमने पुश भी किया था पहले रशिया के साथ और वैसे, बट इट इज़ नॉट रियली द फर्स्ट चॉइस फॉर एनीबडी फॉर डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस, बिकॉज डॉलर इज़ अ स्ट्रॉन्गर करेंसी। तो ये एक रीज़न हो गया कि रूपी तो गिर रहा है। और क्या हो रहा है? अभी मेरा इससे इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है पर उसका स्पेंडिंग वैल्यू नहीं है, वैल्यू गिर रहा है। दूसरा क्या होता है कि मेरा गवर्नमेंट का ही पुश नहीं है। तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, हम ऐसे बोले कि कर रही है, दिख नहीं रहा है हमको, ऐसा हम बोल सकते हैं। बट फिर भी रियल एस्टेट अगर हमने देखा तो गवर्नमेंट इज एक्चुअली स्पेंडिंग मच मोर ऑन रियल एस्टेट, जिससे हमको थोड़ा पुश मिले, हमको बेटर फील कर सकेंगे हम, बट ऐसा हो नहीं रहा है। एंड मेजर इम्पैक्ट इसकी हमारा आयात निर्यात, विच इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में द biggest thing that we import and the costliest is again gold and oil. गोल्ड की बात करें, गोल्ड हम 800 मेट्रिक टन पर ईयर खरीदते हैं। हाँ। एंड इससे ज़्यादा चाइना खरीदता है शायद। मैंने कुछ पढ़ा था। हाँ। सो
वी आर इम्पोर्टिंग 800 टन्स पर ईयर, बट हम खुद प्रोड्यूस नहीं करते, 1% भी नहीं प्रोड्यूस करते इन हाउस. सो KGF जो हमने सुना है वो बस सुनने में है, वो कुछ नहीं है. मतलब नाउ इट इज नॉट देयर, इट इज नॉट इवन अ फंक्शनल माइन. तो 99% गोल्ड में अगर इंपोर्ट कर रही हूँ तो मेरा पैसा जा रहा है, ना, इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है. इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, अगेन डॉलर पे इम्पैक्ट हो रहा है और रुपी गिर रहा है. तो ये भी एक रीजन हो गया कि हाँ रेसेशन है. इसलिए मोदी जी ने जो रिक्वेस्ट किया है वो सिर्फ वर्क फ्रॉम होम की रिक्वेस्ट या फिर ट्रैवल कम करो ऐसा नहीं है. थोड़ा लॉजिक भी है उसके पीछे, वो हमको ही बेटर फील करवाने के लिए कि हाँ कल हमारे पास भी पैसा होना चाहिए, बचना चाहिए. सो अगर हम कोई सोचे मतलब, तो एक देश का प्रधानमंत्री क्यों रिक्वेस्ट करेगा, वो तो ऑर्डर भी कर सकता है बट वो रिक्वेस्ट कर रहा है. सो दैट इज ऑल्सो अ गुड एस्पेक्ट कि गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स टू एंगेज इन रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक स्लो डाउन, बिकॉज उन्होंने भी आइडेंटिफाई कर लिया है ना हमारे पेन पॉइंट्स क्या है. ऑयल तो लग रहा है हमको, इसीलिए तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि इट्स नॉट वन बिग एस्पेक्ट, इट इज 10,000 स्मॉल एस्पेक्ट्स जो हमको एड्रेस करने हैं. जी सही बात है. या और मैं ऐसा पूछना चाहती हूँ कि ठीक है ये सब टेक्निकल है, क्यों रिसेशन हो रहा है वगैरह, लेकिन मैं एक सामान्य आम आदमी हूँ, तो मेरी नौकरियाँ जा रही है, बहुत सारी नौकरियाँ, अब IT में बहुत सारा ले ऑफ हो रहा है. तो इसका कारण ये स्लो डाउन है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसके पीछे कारण है? तो ये बात तो सही है. मतलब अगर हम कोई भी सोचे तो डायरेक्टली हमको लगेगा कि नहीं क्या कर रहा है देश, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी बढ़ रही है. बट ये एक कारण नहीं हो सकता. हाँ, इसके पीछे एक ही कारण नहीं है, एक ही कारण है, बहुत सारे कारण है. एग्जैक्टली. तो एक साल का कालावधि में अगर हम देखें तो हमको एक ही प्रॉब्लम नजर आएगा कि वॉर चल रहा है, तो फिर कोई ट्रेड नहीं हो रहा है तो स्लो डाउन आ गया. बट थोड़ा और भी पीछे चलते हैं कि कोविड भी आया था. कोविड के बाद सब ने एग्रेसिव एक्सपेंशन एडॉप्ट किया था. सबको ऐसे ग्रोथ प्रोजेक्शन कि अरे मेरी कंपनी फाड़ देगी, पर ऐसा नहीं है ना. सबने एक्सेसिव हायरिंग की, मास हायरिंग. तो अपने मतलब न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि हर दिन बड़ी बड़ी कंपनियां मास हायरिंग कर रही है. तो वो कहीं तो इम्पैक्ट आएगा ना. अभी ये करेक्टिव पीरियड चल रहा है. सो यू हैव टू गिव इट दैट टाइम कि मुझे एफिशिएंसी बढ़ानी है. मैंने कुछ डिसीजन लिया था 4 साल पहले मास हायरिंग करके, बट अभी मेरे पास AI आ गया है. ऑप्शन है. ऑप्शन है एक्चुअली. अगर आप कोई भी बोर्डरूम का डिस्कशन देखोगे तो एवरीबडी वांट्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी. हर बिजनेसमैन का ये रहता है कि मुझे एफिशिएंसी चाहिए. और एफिशिएंसी का दूसरा नाम आज AI है, बिकॉज आप सब ऑटोमेट कर सकते हो. तो AI से डायरेक्टली मेरा जॉब अफेक्ट हो रहा है क्या? तो to some extent yes. some segments are affected, थोड़ा proportion ज़्यादा होगा उसका, बट ऐसा नहीं कि completely AI की ही वजह से हो रहा है. ये हमको थोड़ा लॉन्ग टर्म देखना है, थोड़ा लॉन्गर कर्व देखना है कि क्या हुआ था. हमारे ही डिसीजन है वो अभी गलत साबित हो सकते हैं कंपनीज के लिए, एंड उनका गलत भी नहीं है कि अगर ये काम मैं कर सकती हूँ 70 लोगों में तो मुझे 100 लोग नहीं चाहिए. आई विल रिड्यूस दैट. सही बात है. क्या आप प्रोफेशनल है तो क्या आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करती हैं? AI यस डेफिनेटली. अभी मैं खुद भी जो काम करती हूँ तो उसमें जो रेगुलर टास्क है तो उसमें ऑटोमेशन तो इजीली हो सकता है. मुझे अगर 2 असिस्टेंट्स लगते हैं काम करने के लिए जो ह्यूमन है, तो उसमें उनकी छुट्टियाँ आती है. तो मैं तो नंबर्स में काउंट करूंगी कि 30 दिन है, 30 दिन के 4 संडे तो गए, तो 26 में तीन छुट्टियां तो अलाउड रहती है, तो 3 और भी गए, और फिर गलतियां भी है और टाइमली वर्क भी नहीं है. तो ये सब का इम्पैक्ट, और उनकी सैलरी भी देनी है, तो ऑब्वियसली ये तो सबसे बड़ा हमको इम्पैक्ट है. इसके कंपैरिजन में मेरे पास AI है. AI का मैं सब्सक्रिप्शन ले सकती हूँ. फ्री भी वर्जन है, बट अगर मुझे थोड़ा बेटर परफॉर्म करना है तो आई विल ऑप्ट फॉर अ सब्सक्रिप्शन अराउंड 5-10,000. अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई एंड यूज़र हो तो 5-10,000 में आपका आता है. उसके कंपैरिजन में अगर सैलरी देखनी है तो 5-10 हज़ार में असिस्टेंट तो नहीं मिलता, ज़्यादा जाता है. तो एटलीस्ट 10,000 तो उन्हें देना ही पड़ता है. हाँ, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है. रिजल्ट मैं बोलूँ तब आता है.
और मैं किसी को गाली भी मार सकती हूँ क्योंकि एआई समझ लेता है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज हो सकती है। आपके सवाल का अगर जवाब देना है तो जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज हुई है। और मतलब अभी 2 साल पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियर करके कुछ कॉन्सेप्ट था, ये किसी को पता भी नहीं था, मुझे भी नहीं पता था। आज हर कोई कॉर्पोरेट में आके प्रॉम्प्ट इंजीनियर का कोर्स कर रहा है। लिंक्डइन पे आप देखो बस प्रॉम्प्ट इंजीनियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। बट दैट इज हाउ यू अपस्किल ना। तो एआई में बेसिकली हमने गलत चीज पे फोकस किया है, हमने सिर्फ इंटेलिजेंस पे फोकस किया है, हमने आर्टिफिशियल को थोड़ा सा साइड में रख दिया है। हमारे पास नेचुरल क्रिएटिविटी है, तो दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड एनी टाइम, राइट? सो यू यूज इट टू डेलीगेट योर टास्क। और मेरा तो एक्सपीरियंस ये है, मतलब आपने पूछा कि पहले मुझे थोड़ा डर था कि मे बी मेरा लैंग्वेज बैरियर आ सकता है। मैं महाराष्ट्र की हूँ तो मेरा मराठी ज़्यादा बैकग्राउंड है, तो मे बी इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, या फिर हिंदी में कंफर्ट नहीं है, या फिर काम करने के लिए भी मेरा ड्राफ्टिंग अच्छा नहीं होगा, मेरा नंबर्स ही अच्छा है। क्योंकि सीए लोगों को तो पता है, मतलब सीए बस नंबर्स में रहते हैं, उनको पब्लिक स्पीकिंग आता नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम्स थे अभी मैं वो एड्रेस कर सकती हूँ, क्योंकि पहले मुझे पता था मुझे एक दिन में इतना काम करना है और मेरे ये प्रॉब्लम्स है, पर उस पर काम करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं था। आज अगर मैंने 70% ऑटोमेट कर दिया है मेरा रेगुलर ऑपरेशनल वर्क, तो मेरे पास टाइम है टू अपस्किल माई सेल्फ। तो फिर मैं अभी सोच सकती हूँ मेरा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो टेक्निकली एआई इज हेल्पिंग मी क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर माई सेल्फ। तो ये बस पर्सपेक्टिव की बात है। आई थिंक थोड़ा अपस्किल करो, क्योंकि सबने बोला है, एंथ्रोपिक ने बोला है, ओपन एआई ने बोला है कि 5 साल में आपको 80% स्किल सेट चेंज करना है। अगर नहीं किया तो आप रिडंडेंट होने वाले हो। नौकरियां जाने का डर नहीं लेके बैठना चाहिए, उससे आगे भी हमें सोचना चाहिए कि हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, रीस्किल अपस्किल कैसे कर सकते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि जो रिप्लेस हो सकता है वो काम आपको भी क्यों करना है ना। आपका काम अगर कोई और एफिशिएंटली मशीन कर रहा है तो आपको चुभनी चाहिए ये बात कि अरे मैं क्या कर रही हो या क्या कर रहे हो। मुझे कुछ अच्छा करना है, क्रिएटिव बनना है। अभी मैं रिसेशन पे आती हूँ फिर। तो रिसेशन ले ऑफ तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या आज ऐसी परिस्थिति है जो आईटी के, मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के उद्योग कितने सुरक्षित होते सकते हैं, ये सब ले ऑफ हो रहा है तो? बात ये नहीं हो सकती कि सुरक्षित क्या है, देखना ही है तो हमको देखना चाहिए कि क्या एडेप्टेबल है। क्योंकि आज अगर हम देखें तो वी आर एट अ ग्लोबल विलेज स्टेज। मैं उठ के अमेरिका में किसी से भी बात कर सकती हूँ, मैं जापान में टेक्स्ट कर सकती हूँ, मैं ट्रिप्स ले रही हूँ, मैं एक्चुअली वर्चुअली हैंग आउट कर रही हूँ लोगों के साथ। तो ये तो इंडिविजुअल लेवल पे है। ट्रेडिंग की बात करें तो छोटे छोटे लोग बड़े बड़े एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप देखो तो इंस्टाग्राम और एफबी पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करें ये सिखाने के लिए भी कोर्सेज है आजकल, बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो एवरीबडी हैज़ दैट स्टार्टअप बज़ कि मुझे कुछ करना है, राइट? इन सब में वी आर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ वल्नरेबिलिटीज़। जैसे कि ओपन पॉकेट बहुत है कि मुझे जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है, मुझे युद्ध का देखना है, हमारा बीच में पाकिस्तान भी कुछ कर लेता है, बांग्लादेश भी है, तो कहाँ कहाँ देखे हमको पता ही नहीं है। सो कुछ चीज़ें हैं जो ओपन टू वल्नरेबिलिटीज़ है, पर उसको एड्रेस भी करना है। जैसे कि आईटी की अगर हम बात करें तो वो ग्लोबल क्लाइंट्स फेसिंग ही है, तो उसको ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला ही है। बट व्हाट आर वी डूइंग? वी आर ट्राइंग टू इनकलकेट मोर पीपल एंड गो टू मे बी एशिया पैसिफिक। पहले तो अगर कोई आईटी की बात करे तो सिर्फ लोगों को यूएसए जाना मन में था कि हाँ मुझे उधर जाना है, सेटल होना है, एंड दैट इज़ व्हाट 25 ईयर्स अगो तक का सब चल रहा था। अभी कौन उठ के जा रहा है यूएसए? मतलब लोग सोच रहे, बट वो सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये भी देख रहे हैं, ये भी एवेन्यूज एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो वी आर ऑल्सो डाइवर्सिफाइंग। डाइवर्सिफिकेशन किल्स रिस्क, ये हमने सीखा है म्यूचुअल फंड की एड में। हाँ, बट ये इधर अप्लाई करना है क्योंकि रिस्क इधर भी है। मैन्युफैक्चरिंग में सबको प्रॉब्लम क्या आता है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। अगेन इंटरनली भी अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे कुछ चीज़ें बाहर से लानी ही पड़ती है, वो उसका प्राइस ज़्यादा हो रहा है, तो हाउ विल आई सस्टेन? मेरे जो थिन मार्जिन है उस पर क्या होगा? बट इसलिए हम सब चाइना से लाते थे, यूज़ एंड थ्रो।
बट ये मेंटालिटी हम चेंज कर रहे हैं, लाइक फॉर द पास्ट 10-12 ईयर्स मेक इन इंडिया का हमारा चल रहा है। ये क्या है? तो ये चाइना +1 स्ट्रेटेजी है कि चाइना एक रॉ मटेरियल प्रोवाइडर नहीं बनना चाहिए, हमें खुद का बनाना है। हाँ, खुद का रॉ मटेरियल, क्योंकि हमारे पास है ना, टाइम है, सबके पास टाइम है, मैन पावर है, इच्छा होनी चाहिए, आई अज्यूम है, और रिसोर्सेज भी है, तो क्यों ना इधर ही करें। डोमेस्टिक प्रोडक्शन से द बिगेस्ट एडवांटेज इज कि पैसा अंदर ही रह रहा है। मैं रुपीज में ट्रांजैक्शन कर रही हूँ ना, मेरा पैसा मेरे पॉकेट से आपके पॉकेट में जा रहा है, पर वो इंडिया के अंदर है, के अंदर ही रह रहा है। तो सबको ये ध्यान में रखना है। तो मोदी जी ने अभी जो ये किया, क्या एड्रेस किया था सबको, तो उसमें भी यही बोल रहे थे ना कि यू ट्राई टू अवॉइड द फॉरेक्स स्पेंडिंग। तो टारगेट किधर किया उन्होंने? ट्रैवल पे किया या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे? इम्पोर्ट पे ही किया बेसिकली। एक्सपोर्ट तो हम पुश करेंगे, बट इससे पैसा अंदर ही रहना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। ये स्ट्रेटेजी है टू अवॉइड मैन्युफैक्चरिंग क्राइसिस। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा अगर रूपी स्टार्ट्स डेप्रिशिएटिंग। तो डेप्रिशिएट तो हो रहा है, पर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है क्या? इफ़ यू लुक द रेट ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इज़ नॉट देयर, बस रूपी का वैल्यू गिर रहा है। तो ये इम्पैक्ट हमको समझ में नहीं आता। आप और मैं अगर बैठे और हमने इकोनॉमिक टाइम्स में देखा कि हाँ मेरा रूपी का वैल्यू गिर रहा है, कंसिस्टेंटली फॉरवर्ड रेट में मेरा रूपी गिर रहा है, एंड इट इज़ गोइंग टू रीच 100 एंड मे बी 150 इन द नेक्स्ट 6 months, ऐसे लोग बोल रहे हैं। मतलब क्या? मतलब तो हमको पता ही नहीं। मतलब ये है कि आप खर्चा मत करो, आप रूपी में खर्चा करो, डॉलर में खर्चा मत करो। ये अगेन हम रिलेट करेंगे डर से, बट डर से इंफॉर्मेशन तक आ गए हम। पहले डर था, ये हेडलाइन पढ़ के हम डर गए, बट डर से हम इंफॉर्मेशन तक आ गए, इसलिए हम डिसीजन ले पाएंगे। तो गवर्नमेंट जब हमको बोल रहा है कि आप स्पेंडिंग थोड़ा कंट्रोल में रखो, पर्सनल लेवल पे बजटिंग करो, तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी है, बट ये ऐड ऑन करेंगी टू अवॉइड दैट स्लो डाउन। आप खर्चा करते रहो। आप बोल रहे हो मंदी आ रही है, जोमेटो के ऑर्डर कम होते हैं क्या? जोमेटो के ऑर्डर चल रहे हैं, जूडियो के शॉप तो खुल रहे हैं। मतलब मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही, बट एग्जांपल दे रही हूँ कि ये तो हमको दिख रहा है ना। तो प्रॉब्लम किधर है? स्पेंडिंग तो चल रहा है, तो हाउ डू वी क्वांटिफाई कि स्लो डाउन आ रहा है? आपने अभी ये बताया कि अभी हमारे ये रिसेशन तो आ रहा है, लेकिन इसके साथ भी 10 दरवाजे और खुल रहे हैं। हाँ, तो हमें ये अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए। ठीक है, अभी मुझे शेयर मार्केट के बारे में पूछना है। क्या शेयर, बहुत से लोगों के लिए शेयर मार्केट एक इनकम का सोर्स हो गया होता है। हाँ, तो क्या इस पीरियड में, मतलब मंदी नहीं कह सकते हम, लेकिन स्लो डाउन के पीरियड में हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? तो बात ऐसी है कि आम इन्वेस्टर जो है वो न्यूज़ ज़्यादा कंज्यूम करता है और एसेट एलोकेशन कम करता है। ये बेसिक प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होता है कि सारा आपने जो भी इनपुट लिया, जैसे कि अभी मैंने कुछ बात की, आपके मन में भी वो चालू हो गया कि अरे यार ये तो सही है, ये जीडीपी तो मतलब क्या होगा, हमारा 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो 2nd लार्जेस्ट बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। ये तो चालू हो गया आपके दिमाग में। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की हमने बात की, इतना इम्पोर्ट कर रहे हैं हम, तो ये तो चालू हो गया। ये डर आ गया, पैनिक आ गया, इमोशन आ गया। तो इमोशन से हमने जो भी डिसीजन लिया, जो कि हम बोल रहे हैं कि स्लो डाउन में है, तो इससे मार्केट चेंज हो रहा है। और इसमें अप्रोच भी है, मतलब एग्जाम्पल अगर ले कि हम कितने डरते हैं या फिर हम कितने इमोशनल डिसीजंस लेते। आई एम टॉकिंग अबाउट रिटेल इन्वेस्टर ना, कॉमन मैन, कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर इटली जाते हैं और किसी से मिलते हैं और इनको मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट करते हैं, तो इधर हमारा पार्ले इंडस्ट्रीज का शेयर बढ़ता है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। क्या बोल सकते हैं इसको, क्या टेक्निकल एनालिसिस करोगे आप इसका कि क्या मतलब प्रधानमंत्री गए तो बढ़ गया प्राइस। तो इतना इमोशनल बाइंग सेलिंग होता है हमारा। शेयर मार्केट स्टडी करके होना चाहिए, वो नहीं होता ज़्यादा, वो नहीं होता। आपको मंदी हो या कुछ भी हो, आपका पर्पस क्या है इन्वेस्ट करने का? अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटेजी है कि हाँ मुझे 10 साल बाद रिटायर होना है, ऐसा होता है ना। अभी जेनजी का तो ये है कि 40 तक सबको रिटायरमेंट चाहिए। करोगे कैसे ना? अगर ऐसे मेलोडी पे शेयर उठाने लगे तो कुछ नहीं होने वाला। सही है। तो ये जो इम्पल्स
बाइंग है या फिर पैनिक सेलिंग भी बोलते हैं हम, अगेन वॉट एवर स्ट्रेटेजी यू हैव पिक्ड, ये अप्रोच ही गलत है. व्हाट शुड बी अ गुड अप्रोच? आपने डिसाइड किया कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपको क्या इन्वेस्ट करना है, आपका पर्पस क्या है. किसी का पर्पस ये भी हो सकता है कि मुझे 5 साल में एक मर्सिडीज लेनी है, ये भी रीजन हो सकता है. इट इज नॉट रॉन्ग, बट योर पर्पस इज डिफाइनिंग कि आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो. तो शेयर मार्केट और इकोनॉमी रिलेटिव्स है, ट्विन्स नहीं है, ये हमको जानना है. अभी पूरी दुनिया मंदी की साए में है, लेकिन दूसरी तरफ कहा जाता है कि भारत एक अपग्रोइंग अर्थव्यवस्था है. हाँ, तो फास्टेस्ट इमर्जिंग अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी. यस. तो इसमें कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है? अगेन ये हेडलाइन है. हेडलाइन के पीछे हमको जाना है. फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बेस्ड ऑन जीडीपी, ये है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. अगेन अगर आपने नंबर्स देखे तो वी आर एट अ 6.5 के आसपास है हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट. तो इट इज़ अ गुड रेट. बट क्या वही एक इंडिकेटर है? व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी में एक फॉर्मूला है, C + I + G + X - M. अभी इसमें क्या होता है? कंजम्पशन. C मतलब कंजम्पशन, I मतलब इन्वेस्टमेंट, G मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि गवर्नमेंट कितना पुश कर रहा है, जो हमने बात की रियल एस्टेट और वो सब सेगमेंट्स में. वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट तो इंडिविजुअल लेवल की ही बात है. और नेट एक्सपोर्ट, तो हमारा एक्सपोर्ट कितना बढ़ रहा है, वो तो उतना हो नहीं रहा है, बट हमारा जीडीपी बढ़ रहा है टोटलिटी में, क्योंकि ये सबका समेशन है, टोटल है, ये नंबर सबका समेशन है. इसमें बढ़ क्या रहा है? हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि सबको प्रमोट किया जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट्स करो, एवेन्यूज भी है इन्वेस्टमेंट करने के, एंड दैट इज़ गुड, एवरीबडी शुड इन्वेस्ट. गवर्नमेंट पुश कर रही है कि हाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे पॉलिसीज़ है, तो वो भी बढ़ रहा है. और कंजम्पशन, तो मैं बोली ना कि जोमेटो की ऑर्डर कम नहीं हो रहे, तो कंजम्पशन एट लोकल लेवल इज स्टिल देयर. इट इज़ नॉट फॉलिंग, कि हम बाहर को ऑर्डर करना बंद नहीं किया है, चालू है, कम है, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, बट इट इज़ देयर. दैट इज़ वाई माई जीडीपी इज इंक्रीजिंग. अगर हमको बहुत ही कॉमन टर्म्स में बात करना है तो दैट इज़ वाई माई जीडीपी इज इंक्रीजिंग. बट इज दैट माई ओनली पैरामीटर? नो. तो जीडीपी बढ़ रहा है, हमको गरीब फील होता है ना, ऐसा तो रोज लग रहा है कि हम तो पुअर होते जा रहे हैं. मतलब हम तो गरीब हो रहे हैं. सच्चाई तो हाँ, मतलब मुझे लगता है कि ये आंकड़े कुछ हवा में चल रहे हैं. हाँ, तो हमको पेन क्यों फील होता है? क्योंकि दूसरे इंडिकेटर्स हम देख ही नहीं रहे. जैसे कि डिस्पोजेबल इनकम रहते कॉन्सेप्ट. डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या? सब होने के बाद तुम्हारे हाथ में कितना पैसा बचता है. बच रहा है क्या? नहीं. रुपी अगर फॉल हो रहा है तो कैसे होगा? बट स्टिल ये लॉन्ग टर्म के लिए नुकसानकारक हो सकता है. हाँ, अगर क्योंकि सेविंग ही नहीं हो रही, सेविंग ही नहीं हो रही, स्पेंडिंग हो रही है सिर्फ. एग्जैक्टली. तो ये फैक्टर देखे तो मे बी डिस्पोजेबल इनकम कम है हमारे पास. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखे तो उस इंडेक्स में क्या रहता है बेसिकली, कि फूड है, बेवरेजेस है और 10 चीज़ें रहेंगे. उसका प्रोपोर्शन डिफाइंड है कि एक कॉमन मैन को कितना खर्चा लगता है, हाउ मच ही विल बी स्पेंडिंग. सीपीआई हम देखते हैं, उसका प्रोपोर्शन थोड़ा भी चेंज हो गया ना इधर उधर तो इलेक्शन गए. तो वो भी मेंटेन्ड है. तो ये सेकेंड लेवल है अगेन. और फिर आते हैं हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की बात. बेरोजगारी तो बढ़ रही है. बेरोजगारी बढ़ रही है तो लोग तो सीख रहे हैं बट रेलेवेंट नहीं सीख रहे. द यूथ इज लर्निंग बट आर दे रेलेवेंट? नो. 25 साल पहले, 30 साल पहले ग्रेजुएशन वॉज सपोज टू बी अ बिग थिंग, कि बड़ा किया, अरे तीर मारा मैंने कि मैं ग्रेजुएट हूँ. आज ग्रेजुएट को कौन पूछता है? कोई भी नहीं. दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, कि ग्रेजुएशन किया और क्या किया. एक बाजू है इंडस्ट्री कह रही है कि अच्छे लेबर, अच्छे स्किल वर्कर नहीं मिल रहे, और दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है. हाँ, ये अनइक्वालिटी. एग्जैक्टली. तो ये जो हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स बोलते हैं वो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे. तो अगर हम सिर्फ बात देखें कि हाँ इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बाय जीडीपी, तो ये पॉजिटिव तो है पर कंप्लीट पिक्चर ही नहीं है. आधा ही है. आधा ही है. तो जिसको जो देखना है वो देख लो. अभी जो गवर्नमेंट प्रेजेंट करेगा वही हम देखेंगे, और उनको जो प्रेजेंट करेगा उतना ही हम देख रहे हैं. तो ये थोड़ी गड़बड़ है. तो थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए कि मुझे कहाँ पे पेन फील हो रहा है बेसिकली. तो इससे वी विल फील कि हाँ नहीं, मुझे लगता है कि मेरे साथ जो लोग हैं, मेरे साथ जो बिजनेस चल रहे हैं, क्या वो भी सक्सेसफुल है.
एसएमई को कितना पुश मिलता है, एमएसएमई जो हम बोलते हैं उनको कितना बेनिफिट्स मिल रहा है, बैंक्स उनको फेवर करते हैं, लोन मिलते हैं उनको नहीं। तो ये सब चीज़ें भी डिफाइन करती है कि इंडिया ग्रो हो रही है नहीं हो रही। सो जीडीपी अकेला नहीं बोल सकता कि हम ग्रोथ की दिशा में है। ओके। फील गुड करवाना हो तो डेफिनेटली, बट प्रैक्टिकलिटी थोड़ी और है। सही बात है। ये सब तो हुआ देश के लेवल पर। हाँ। अभी मैं पर्सनल लेवल पर सोचूं तो इस मंदी के माहौल में, हाँ। अगेन मैं मंदी कह रही हूँ, हाँ, स्लो डाउन yes, के yes, माहौल definitely, में हाँ। मुझे गाड़ी, पर्सनल लोन, होम लोन ऐसा लेना चाहिए या नहीं? लोन की अगर हम बात करें तो उसमें ऐसा है कि पहले तो बैंक तो लोन देगी, आरबीआई, हम बैंक की बात करें तो आरबीआई पे आएंगे तो उधर से चालू करते हैं एंड देन वी विल एड्रेस दैट क्वेश्चन। आरबीआई क्या बोलती है, आप रिस्पॉन्सिबल बायर हो, रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग करो, आप फाइनेंशियल प्लानिंग करो। अभी वो नज़रिया शिफ्ट हुआ है, नाउ इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग। मतलब हम पे आ रहा है कि बैंक लोन तो दे देगी आपको, उसका असेसमेंट करके लोन आपको मिल जाएगा, बट लोन अफोर्ड करना एक दूसरी चीज़ है, कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है। तो क्या वो आप कर सकते हो? अभी इसमें हम रिस्क असेसमेंट करेंगे कि अगर मुझे कुछ करना है, मुझे लोन चाहिए, तो पहले तो पर्पस ऑफ द ट्रांजैक्शन, कुछ भी करना है, मुझे बिजनेस शुरू करना है तो हाँ, नहीं, मतलब अगर मुझे कुछ भी करना है, लोन लेना है, गाड़ी लेनी है, कुछ भी करना है, तो आई मीन पर्सनल लोन करना है, बिजनेस लोन है, कार लोन है, हाउसिंग लोन है, क्यों करना है मुझे? अभी सोशल मीडिया अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पे जितना मैं दिखाऊँ, मेरा फाइनेंशियल डिसीजन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दोनों मिक्स हो रहा है। तो मेरा पर्पस ऑफ द ट्रांजैक्शन डिफाइंड ही नहीं है, क्लियर ही नहीं है। पहले अगर वो डिफाइन किया मैंने कि हाँ मुझे गाड़ी लेनी है क्योंकि मुझे चाहिए, मुझे ट्रैवल में प्रॉब्लम आता है, नॉट बिकॉज मेरे 4 दोस्तों के पास गाड़ी है। फिर हम सोचते हैं कि हाँ अभी क्या करना है, पहले तो लॉजिक क्लियर किया, अभी क्या मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। तो इसके लिए हम एक ये बोलते हैं कि स्ट्रेस टेस्ट करवाते हैं कि अगर मेरा इनकम 20% नीचे हो गया तो क्या मैं वही ईएमआई अफोर्ड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सबसे सस्ता ईएमआई सबसे ज़्यादा बड़ा और हानिकारक डिसीजन हो सकता है इफ़ यू आर एट द रॉन्ग टाइम। सही बात। कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझे फोमो हो रहा है तो मुझे लोन चाहिए क्योंकि मुझे क्रेडिट रेटिंग इम्प्रूव करवाना है, बट क्यों ले रहे हो आप लोन? आपको जब टाइम आएगा तो यू विल बी एनीवेज अवेलिंग दैट फैसिलिटी, वो फैसिलिटी है, आप अभी तो इन्वेस्ट करो। सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी डिफरेंट है, तो क्यों करना है आपको? प्रायोरिटी डिसाइड किया तो ही वी कैन लैंड ऑन इट। दूसरी बात यह है उसमें कि हमको खुद का असेसमेंट एक और तरीके से करना चाहिए कि मेरे पास इमरजेंसी फंड है क्या, मेरा ईएमआई मेरे मंथली इन हैंड का कितना परसेंटेज है, मेरे ऊपर कितने डिपेंडेबल है कि बस एक वाइफ है या फिर वाइफ एंड चाइल्ड है या फिर पेरेंट्स भी है या डिपेंडेंट्स भी है, एंड फिर मेरा पर्पस, ये सब अलाइन हुआ तो ही लोन लेने में समझदारी है। अगर मंदी है इसलिए रेट हिल रहे तो मुझे इन्वेस्ट नहीं करना एंड मेरे पास हाथ में पैसा नहीं है या फिर ऐसे कुछ चीज़ें हैं, तो ये इम्पल्स डिसीजन विल नॉट हेल्प यू। सही बात। सीधी बात है, हम घर लेते हैं तो हम बिल्डर का ड्यू डिलिजेंस करते हैं, तो खुद का ड्यू डिलिजेंस कब करेंगे ना? कब करेंगे? लेकिन अब जो ये सब आजू बाजू हो रहा है, इसे ये तो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन मैं मेरा पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करती हूँ? कुछ क्या चीज़ें करनी चाहिए ये मुझे अच्छा करने के लिए कि मैं इस जाल में कहीं फंस न जाऊँ? अच्छा, हाँ, मतलब ये बात तो सही है कि हम कुछ तो कर नहीं सकते, मतलब एआई आ रहा है तो आ रहा है आ रहा है, डील विथ इट। या फिर पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे तो बढ़ रहे, डील विथ इट। युद्ध हो रहा है तो हो रहा है तो इसमें हम कुछ कर तो नहीं सकते। गवर्नमेंट को भी नहीं बोल सकते क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट वो भी कुछ नहीं करेंगे। वी शुड बी थैंकफुल एक्चुअली कि हमको सही टाइम पे चीज़ें मिल रही है। मतलब उधर गैस के लिए जो फाइट चल रही थी तो उसके लिए वी आर स्टिल रिसीविंग
दैट मच ऑफ एनर्जी सप्लाई एट द हाउस, ये डिसीजन सही है, बट इट इज़ गुड एट द मैक्रो लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे हमको कुछ तो पर्सनल डिसिप्लिन होना चाहिए। तो उसके लिए एक्चुअली मेरा खुद का एक ये है, और वो है शासन। तो एस का मतलब है स्किल्स, खुद को अपस्किल करो, कुछ ना कुछ चीज़ें रहती है, तो यू शुड बी वर्किंग ऑन दैट, राइट। आप दुनिया नहीं बदल सकते, आप खुद को बदलना चाहिए आपको, तो स्किल्स आया। दूसरा है हेल्थ। कोविड में आप मतलब हम सब ने तो ये फील भी किया कि अगर आप हेल्दी नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। स्टार्ट वर्किंग आउट, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, राइट। तो जो योगा है, कुछ ना कुछ करते रहो 4 days a week, बट हेल्थ शुड बी देयर। दूसरा ए है तो एडेप्टेबिलिटी, चेंजेस आ रहे हैं, एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन। एक कोट था कि इफ यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, डू इट, इफ यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, मूव ऑन, बट डोंट स्टिक देयर, राइट। तो हमको वही करना है कि अडेप्ट होना है एंड मूव ऑन। अगेन एस विच इज सेविंग्स। सेविंग्स तो मतलब कोई भी अनसर्टेनिटी आती है तो हमारे पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, उसके लिए सेविंग्स। एंड एन मतलब नेटवर्किंग। सो जिसके पास सबसे ज़्यादा नेटवर्क है वो आज किंग है। इट इज़ नेटवर्किंग, राइट। तो किंग मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको अप्रोच कर सकती हूँ। हमारे व्यूअर्स को कुछ डाउट आता है तो वो कमेंट पे लिखते हैं। दैट इज़ हाउ यू अपस्किल योरसेल्फ। लोगों के साथ रहो तो आपको पता चलेगा कि कितने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है एक ही चीज़ को देखने के लिए। सही बात है। तो ये शासन अगर है, ये डिसिप्लिन है, तो यू कैन डील विद एनीथिंग, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि दुनिया तो आप नहीं बदल सकते। तन्मय, हमने इंटरनेशनल लेवल से लेकर लोकल लेवल तक हमें पर्सनल अपना फाइनेंस कैसे मैनेज करना चाहिए ये भी देखा। इसमें हमें इमोशंस आने नहीं देने हैं ये भी सीखा। परफेक्ट। लेकिन फिर भी मैं डरती हूँ तो ये डर भगाने के लिए या डर जाने के लिए और इसमें अच्छा कुछ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आप जाते जाते क्या कहेंगे? हाँ, एक लास्ट का सवाल है मेरा। देखिए, डर हर पीढ़ी ने देखा है। किसी ने युद्ध देखा है, किसी ने महामारी देखी है, किसी ने फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है, और हम तो एआई देख रहे हैं। तो डर कोई नई बात नहीं है। नई बात हमारी तैयारी है। अगर हमको ये देखना है तो हमको इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। बिकॉज संकट और अवसर एक ही साथ आते हैं यूजुअली। तो हम संकट को देखते हैं तो डरते हैं और बड़ा करते हैं उसको। हाँ, और बड़ा करते हैं। तो अगर उसको अवसर के रूप से भी देख लिया तो आइडियाज आते हैं। अगर हमको स्पेसिफिक टारगेट करना है तो अगर इंडिविजुअल्स या फिर जो सैलरीड कैटेगरी है उनको क्या करना चाहिए, उनको स्किल सेट अपना बढ़ाना है, उनको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं खुद कर रही हूँ ना, जो मेरे स्किल्स नहीं थे वो मैं डेवलप कर रही हूँ, एंड उससे मुझे इंस्पिरेशन मिल रहा है एंड आई कैन डू समथिंग अबाउट इट आज। और मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। मुझे पैसे कम पड़ रहे हैं, ये तो फैक्ट है। मुझे गरीब फील हो रहा है। दुनिया बदलेगी कल, पर आज तो मैं क्या कर सकती हूँ? एट पर्सनल लेवल यही कर सकते हैं हम कि खुद को इम्प्रूव करना है। फाइंड अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम विच इज़ नॉन रेलेवेंट टू द फर्स्ट। ओके, अगर आपको एक हॉबी है तो हॉबी को मोनेटाइज करना सीखो। आप जॉब तो कर ही रहे हो तो यू कैन नॉट डू मूनलाइटिंग, ऑब्वियसली मैं वो नहीं प्रमोट कर रही, बट वीकेंड्स पे या ऐसे कुछ तो यू कैन ऑब्वियसली ट्राई डूइंग समथिंग, राइट। या फिर कंसल्टेंसी कर लो। कंसल्टेंसी में आपको बहुत ऑप्शंस रहते हैं, तो वो भी एक है। अगर आप छोटे बिजनेसमैन हो तो आप पहले ये डरना कम करो कि सब हो रहा है, सब नहीं होता, तुमको क्या अफेक्ट करना है। पहले अपने प्रायोरिटीज डिसाइड करो, फिर अलाइन करो दुनिया के साथ। दुनिया में जो अगर हर चीज़ आपको देखनी है तो यू कांट अलाइन योर प्रायोरिटीज एनी टाइम। ओके, सो पहले खुद को फोकस करो। मुझे क्या करना है, मुझे किस चीज़ का बिजनेस करना है, उससे मुझे पता चलेगा मेरे ऑर्गेनाइजेशन को, मेरे कंपनी को क्या रिस्क हिट कर रहा है, और फिर मुझे वो रिस्क रिस्पॉन्स लेना है। तो रिस्क असेसमेंट पे अभी हम आए हैं। तो रिस्क रिस्पॉन्स क्या होता है? एक्सेप्ट, अवॉइड, ट्रांसफ़र। हाँ, इसमें हम कुछ ना कुछ तो करते हैं। अभी एक्सेप्ट मतलब क्या? कुछ नहीं, जो है वो चलने दो।
जैसा चल रहा है चलने दो, बस हम तो बैठे हैं। एक्सेप्ट तो हो गया। अवॉइड में क्या करोगे, यू विल ट्राई टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम ऑल टुगेदर, कि हाँ ये मुझे इस राह पे जाना ही नहीं है। ट्रांसफ़र मतलब यूजुअली हम इंश्योरेंस लेते हैं, कवरेज लेते हैं, तो मेरा रिस्क कोई और बेयर कर रहा है। एंड एड्रेस बेसिकली, तो एड्रेस मतलब मैं कुछ करेक्टिव एक्शन ले रही हूँ कि मुझे अगर स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं है तो मैं टेक्निकल एनालिसिस सीख रही हूँ, ये मेरा एक्सपोजर में कम कर रही हूँ। और फिर डाइवर्सिफाई, तो दो बात हमने किया कि मेरा बिजनेस, अगर बिजनेस की बात करें तो उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। बेसिक हम बोलते हैं कि मेरे बिजनेस अगर एक रीजन पे है डिपेंडेंट, जो हम बोलते हैं रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन, कि मेरा एक रीजन पे है या एक कस्टमर पे है, तो मेरा रिस्क नेचुरली बढ़ रहा है। तो कोई भी कुछ भी चलेगा तो दुनिया में मुझे इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि मेरा रिस्क नेचुरली ही कॉन्सेंट्रेटेड है, एक जगह पे है। तो ये डाइवर्सिफाई करो। तो जो भी एसएमई कैटेगरी है उनको यही देखना है कि मेरा डाइवर्सिफिकेशन कैसा हो। अभी एआई है, डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाओ, एआई से सीखो, एआई से सीखो। अभी 2 मिनट में वेबसाइट बनती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बन रही है, एंड इट इज़ अवेलेबल एट द टिप ऑफ योर फिंगर, तो यू शुड बी यूटिलाइजिंग दैट। और नए जो टैलेंट है, अभी जो यंग जनरेशन है, एवरीबडी इज यूजिंग एआई। इंटर्नशिप्स करवाओ उनसे, तो सोर्सेज बहुत है, बस इच्छा होनी चाहिए। और फिर मतलब डर को एड्रेस कैसे करें वापस, तो डर हमें लगता है क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, हमको अनसर्टनटी से डर लगता है। तो डर को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करो, इंफॉर्मेशन को प्रेपरेशन में कन्वर्ट करो, और प्रेपरेशन को डिसीजन में कन्वर्ट करो। दिस इज हाउ यू एड्रेस बिजनेस रिस्क। सो यस, थैंक यू। तो आज के इस पॉडकास्ट का टेक अवे मैं तो ऐसा लेती हूँ कि आपने राहुल गांधी जैसे बोलते हैं डरो मत वो है। लेकिन यस, इंटरनेशनल लेवल तक तो हम नहीं जा सकते, लेकिन पर्सनल लेवल पे बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो हमको उसको एड्रेस करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। और एआई जैसा गुरु हमारे साथ है तो उससे सीखना चाहिए। Yes. और डरना नहीं चाहिए। हाँ, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जानकारी लो तो आपको डिसीजन लेने में हेल्प होगी। यस, वही है। यस, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आगे भी हम आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गुरु कैसा हो सकता है ऐसे इस विषय पर बात करना चाहेंगे। यस, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच श्रद्धा जी, आपको और मनी मैक्स की पूरी टीम को फॉर हैविंग मी हियर। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू तन्मयी। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और आप किस विषय पर और जानकारी लेना चाहते हैं ये भी हमें बताइए। और मनी मैक्स को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।